हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से और शुरुआत जींद उपचुनाव की खबर के साथ। जींद उपचुनाव के चुनावी मैदान में अब सिर्फ 21 उम्मीदवार बचे हैं। इसके साथ ही सभी सियासी दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ सियासत भी उफान पर दिखती है। जींद की चौधर की जंग के लिए चुनावी मैदान में अब 21 उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे। हालांकि मैदान में 34 उम्मीदवार थे। स्क्रूटनी के दौरान 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए और सोमवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, यानी कुल 21 उम्मीदवार मैदान में रह गए। नाम वापस लेने वालों में पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे और आजाद उम्मीदवार अंशुल सिंगला भी हैं। अंशुल सिंगला ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। टोटल 27 वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे हमारे पास। उनमें से आज 6 ने अपना नामांकन विड्रा कर लिया है। तो अब जो चुनाव क्षेत्र में 21 उम्मीदवार रह गए हैं, उन सबको सिंबल अलॉटमेंट कर दिया गया है और 7A फॉर्म में उनकी लिस्ट तैयार करके डिस्प्ले कर दी गई। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने जींद के कंडेला गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि जींद का उपचुनाव MLA बनाने का नहीं, बल्कि हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है। जींद का चुनाव केवल MLA बनाने का चुनाव नहीं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। जींद का चुनाव पूरे हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है, राज बनाने का चुनाव। सुरजेवाला ने कंडेला गांव से प्रचार अभियान शुरू किया। इसी बीच खबर यह भी कि कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में टेकराम कंडेला ने टिकट कटने पर नाराजगी जताई और बीजेपी को अलविदा कहने के संकेत भी दिए। मेरी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन टिकट न मिलने से मैं इस टाइम घर ही बैठा हूं। किसी के मेरे पास सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं और आगामी रणनीति के लिए हम कोई मीटिंग बुलाकर अपने जींद हल्का के और जला के जो हमारा जन कल्याण मंच है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हरियाणा में भी सारा फैला हुआ है, उसके लिए हम आगामी मीटिंग की कोई तारीख तय करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। जननायक जनता पार्टी को सिंबल न मिलने की वजह से उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने दिग्विजय चौटाला को कपलेट का चुनाव चिन्ह दिया। बहरहाल वादों, आरोप प्रत्यारोपों, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि 28 जनवरी को जींद की जनता किसके वादों को सिरे चढ़ाती है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज 18 हरियाणा। जींद उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। आइए जींद उपचुनाव की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। जींद उपचुनाव में 3 पार्टियां यानी कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला का ये पहला विधानसभा चुनाव है। उधर रणदीप सुरजेवाला पहली बार जींद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन चुनावों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कितना बड़ा नेता साबित होता है वो साफ होगा। और सुरजेवाला ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से चुनाव आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो अहम, पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता किसको समर्थन करते हैं। उधर बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को टिकट देकर पंजाबी कार्ड खेला। एक और पहलू ये कि जाट वोट बैंक बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। खास बात यह कि जींद में 1972 के बाद से आज तक कोई जाट उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया है। जींद में टोटल वोट 1,70,000 है, जिसमें शहरी वोट 1,07,000, ग्रामीण वोट लगभग 62,000। जातिगत समीकरणों के हिसाब से समझे तो जाट वोट लगभग 45,000, ओबीसी 46,000, SC 38,000, ब्राह्मण 12,000, पंजाबी 12,000, बनिया 11,000, मुस्लिम और अन्य 5,000 वोटर्स हैं। तो ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि हर पार्टी की साख का सवाल। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया। भिवानी पहुंचे कुलदीप बिश्नोई पत्रकारों से मुखातिब हुए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होगा और राहुल गांधी संगठन में बदलाव करेंगे। इस मौके पर कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि सर्वे के आधार पर रणदीप सुरजेवाला को जींद से उम्मीदवार बनाया गया है।
देखिए अभी बाई इलेक्शन तक तो मैं समझता हूँ पार्टी कुछ करेगी नहीं, लेकिन इसके बाद जरूर राहुल गांधी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फेरबदल प्रदेश के अंदर होना चाहिए। देखिए अभी बाई इलेक्शन तक तो मैं समझता हूँ पार्टी कुछ करेगी नहीं, लेकिन इसके बाद जरूर राहुल गांधी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फेरबदल प्रदेश के अंदर होना चाहिए। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति केस में सीबीआई कोर्ट राम रहीम को 17 जनवरी को सजा सुनाएगी, जिसे लेकर एक बार फिर हरियाणा सरकार सीबीआई कोर्ट का रुख करने जा रही है। हरियाणा सरकार मंगलवार को राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करने की अर्जी लगाने जा रही है। सरकार ने यह फैसला संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर लिया। हरियाणा के गृह सचिव एस प्रसाद का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने अर्जी लगाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से तैयार है। विचार विमर्श करने के बाद से हमने ये फैसला लिया है कि जो सीबीआई की अदालत है पंचकुला में, वहाँ पे एक अर्जी दाखिल करेंगे कि फिजिकल प्रेजेंस के बजाय इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित कर लें, ताकि उनको लाना और लाने में जो कानून व्यवस्था की जो संभावनाएं हैं या जो दिखते हैं उससे बचा जा सके। तो ये दरखास्त सीबीआई की अदालत में कल दाखिल होगा सरकार की तरफ से। रोहतक में एक छात्र ने आईटीआई में टीचर को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को पानीपत के उड़लाना गांव के पास खेतों में फेंका। लेकिन छात्र ने ऐसा क्यों किया, इस रिपोर्ट में जरा देखें। क्यों एक छात्र हत्यारा बन गया? क्या वजह रही कि एक छात्र ने अपने शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया? यह सवाल बेशक अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा रोहतक में हुआ। यहां एक छात्र ने आईटीआई संस्थान में इंस्ट्रक्टर के तौर पर तैनात मनीष की हत्या कर दी और शव को उड़लाना गांव के पास खेतों में फेंका। दरअसल 5 जनवरी से शिक्षक मनीष लापता था। मनीष के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान छात्र से पूछताछ की गई तो आरोपी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। फिलहाल तो प्राथमिक जांच में तो ये बता रहा है भाई मैं हमारे घर आया था ये, और मेरी माँ के साथ थोड़ा उस गलत स्थिति में देख लिया था। तो अच्छा। उस घर पे मारा है, बाहर कहीं और बाहर बता रहा है। आरोपी छात्र की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि हत्या की इस वारदात में छात्र के अलावा कई और लोग भी हो सकते हैं। लाठी डंडों से मारेगा इसको। अकेला वो तो सारा 17-18 साल का अकेला लड़का है, मतलब कमजोर सा लड़का है। उसके साथ वो और बंदे भी हैं, उसके परिवार के हो सकते हैं, मामा फूफी का जो भी लड़का हो सकता है, मतलब 2-4 जो बंदे हैं उसको उठा के गेड़ के गए हैं वहाँ पर। काबिल गौर है कि जींद के फुलिया कला गांव के मनीष का तबादला कुछ ही दिन पहले रोहतक आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के तौर पर हुआ। इस दौरान टीचर मनीष के अपने छात्र की मां के साथ अवैध संबंध बने। जब छात्र को इस बात का पता चला तो उसने शिक्षक की हत्या की साजिश रच दी, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस हत्या में छात्र के साथ कोई और भी शामिल था या नहीं। पानीपत से सुमित कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। बहादुरगढ़ के भोपनिया गांव में अजय नाम के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप अजय के दोस्तों पर लगा। बताया यह जा रहा है कि अजय पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज है और आपसी कहासुनी की वजह से दोस्तों में विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक अजय के साथियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे अजय की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्त थे आपस में और पहले 7 इनके मुकदमे भी हैं और आपस में गैंग बनाए हुए हैं ये, और उसी के रखते एक दूसरे के साथ झगड़ा कहासुनी में इन्होंने अपने ही दोस्त को गोली मारी है। शेखर हैं और रवि है, एक भोलू है और 3-4 अज्ञात लड़के भी हैं जो एक गाड़ी में सवार होकर आए थे और जिन्होंने मिलकर इसको अजय को गोलियां मारी हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है। सोनीपत के नेशनल हाईवे में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसा उस वक्त हुआ जब नेशनल हाईवे 1 के पास एक ट्रक चालक यू टर्न ले रहा था। उसी दौरान दिल्ली की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार उस ट्रक से जा टकराई। कार में 4 दोस्त सवार थे जो दिल्ली के गांव खेड़ा कला के रहने वाले थे और मुरथल के ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायलों का इलाज निजी
अस्पताल में चल रहा है। इस दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक ट्रक सोनीपत की तरफ लापरवाही से मोड़ दिया उसने। एक कार जो दिल्ली की तरफ से आ रही थी, मुरथल ढाबे में खाना खाने जा रहे थे 4 लड़के, कार उसके ट्रक से टकरा गई। उसमें 2 की मौत होगी, 2 घायल अवस्था में जीएच सोनीपत दाखिल है। वहीं सोनीपत से ही हादसे का एक और मामला सामने आया। यहां एक बेकाबू कार ने रेलवे स्टेशन में 8 मजदूरों को रौंद डाला। हादसे के वक्त स्टेशन पर सभी मजदूर सो रहे थे। हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। वहीं 4 घायलों को सोनीपत के सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। लोग लेटे रहे ऐसे ही। अच्छा, अब ठंड का महीना रहा, ऐसे एक कम्बल ओढ़ के लेटे रहे। इधर से गाड़ी वाला ला जाके घुसेर दिया, चढ़ा दिया। हम लोग कहा सोचा कि आतंकबाजी आ गए। अब देखते हैं तो सारे आदमी हमारे चटा गए, मुहल्ला के कोई मर गया, क्या हो गया। कितनी समय 12:40 पर एक क्रेटा गाड़ी तेज स्पीड में रेस्ट हाउस की तरफ से सीधी रेलवे साइड के अंदर घुस गई, जिसमें यात्री सो रहे थे, जिसमें 7 आदमी घायल हुए, जिसमें 4 लेडीज 3 आदमी हैं। 3 लेडीज हॉस्पिटल सोनीपत में एडमिट है, जिनके बयान हो चुके हैं। 4 आदमी रोहतक हैं। हमारा यो रोहतक गया हुआ है। गाड़ी वाले की पहचान होगी, गाड़ी गिरफ्तार कर ली। HR 6 1049 क्रेटा गाड़ी। भिवानी के बवानी खेड़ा कस्बा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा ट्रैक्टर में तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। हादसे में घायल सभी मजदूर ट्रैक्टर में सवार होकर भिवानी आ रहे थे। जैसे ही वो बवानी खेड़ा हैफेड गोदाम के पास पहुंचे, उसी दौरान ट्रैक्टर के पहिए निकल गए और यह हादसा हुआ, जिसमें एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बात करते हैं सिरसा की, जहां हजारों किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। दरअसल किसान खरीफ की फसल के बकाया बीमा क्लेम ना मिलने की वजह से नाराज है, जिसके विरोध में किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। अपने इस प्रदर्शन में नाराज किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्दी बकाया राशि किसानों को नहीं दी तो 21 जनवरी से किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है कि 1.5 साल पहले बीमा कटता है, उसके बाद किसान टंकी चढ़ता है, किसान अपनी जान हथेली पर खेलता है, उसके बाद वो बीमा मिलता है। तो इस प्रकार के बीमा को हमें नहीं चाहिए। हमें बीमा, यदि हमारी फसल 2018 की खराब हुई है तो वो हमें नवंबर में मिलना चाहिए था। तो इसलिए इस सरकार से आखिरी आर पार की लड़ाई है। यदि सरकार नहीं मानी तो 21 तारीख से सिरसा जिला के किसानों का पड़ाव होगा, जो बाकी जिलों में भी फैलेगा। देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन के रूप में सिरसा की ये किसान क्रांति। फरीदाबाद में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रेस्टोरेंट से शाही पनीर मंगवाया, लेकिन ऑर्डर के डब्बे में चूहा मिला। पूरा मामला तफसील से देखें। अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाना पसंद करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, इन दिनों फरीदाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स फरीदाबाद के नामी रेस्टोरेंट में हंगामा कर रहा है और लोगों को एक वीडियो दिखा रहा है जिसमें शाही पनीर के पैकिंग के डब्बे में सड़ा गला चूहा दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, ये सारे देखो, मरा हुआ चूहा, जिंदा चूहा। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेस्टोरेंट्स में छापा मारा, जिन्हें रेस्टोरेंट्स में कई खामियां मिली। वीडियो के अंदर एक चूहे का बच्चा मरा हुआ था पनीर की सब्जी के अंदर। जांच करने पर पाया कि काफ़ी उसके सफाई वगैरह कुछ भी नहीं थी, बहुत सैनिटरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके जितने रख रखाव के तरीके हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं, बर्तन भी ठीक नहीं थे, फ्रीज नहीं चल रहे थे, सब्जियां ख़राब थी, सड़ी हुई थी, जैसे आटा वगैरह है उसमें कीड़े चल रहे थे। हाँ, सब्जियां गली हुई थी, उसको हमने डिस्ट्रॉय कराया मौके पर ही। जो बर्तन सामान रखने लायक नहीं थे उनको भी हमने हटवाया वहाँ से। सारे रेस्टोरेंट की सफाई करी और मैंने 3 नमूने लिए उसके। तीनों नमूने जाँच के लिए अभी भेज रहे हैं चंडीगढ़। वहीं होटल मालिक वीडियो को अपने खिलाफ साजिश बताता है और मामले पर अपनी सफाई दे रहा है। सर, वो सरासर साजिश है मेरे खिलाफ, मेरे नाम को बदनाम करने के लिए, मेरे शनाई होटल को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अगर वो पर्सन सच्चा है
तो वो पहले दूसरे होटल पे क्यों गया उस डब्बे को लेके? वो पहले साहिल रेस्टोरेंट पे गया, जब उन्होंने इस खाने को मना कर दिया कि ये हमारा नहीं है, उसके बाद ये सनाई पे आया है। और उसने आके उसकी वाइफ या जो भी उसके साथ लेडी थी, उन्होंने आते ही हंगामा मचाया। बहरहाल बड़े और नामी नामों के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शहर में रेस्टोरेंट और ढाबों की भरमार है, लेकिन शायद खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद एक्शन लिया जा सके। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। पुलिस वालों के नकारात्मक किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या कोई पुलिस वाला इतना बड़े दिल वाला हो सकता है कि अपना सारा काम छोड़कर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए निकल पड़े? जी हां, कैथल के सुनील ने ऐसी मिसाल पेश की है, जिन्होंने लोगों के दिमाग में पुलिस की छवि बदल दी है। पुलिस वालों के बारे में लोग ना जाने क्या क्या सोचते हैं, लेकिन इस पुलिस वाले ने सारी धारणाएं बदल डाली हैं। सुनील के परिवार में उनकी बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। पिता का निधन हो चुका है, लेकिन पिता की सिखाई एक बात आज जिंदगी का मकसद बन चुकी है, और वो है गरीबों की मदद। गरीबी में ठिठुरते बचपन ने सुनील को अंदर से ऐसा झकझोरा कि जरूरतमंदों को कपड़े बांटना अब जीवन का लक्ष्य बन चुका है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल सुनील स्कूली बच्चों से अपने पुराने कपड़े लाने की अपील करते हैं और उन्हें गरीब बच्चों में जाकर बांटते हैं। मैं स्कूलों में जाता हूं, जैसे मेरे गांव का स्कूल है, कहीं का भी स्कूल है, किसी भी टीचर के पास जाके मैं अपील करता हूं कि बच्चों को इकट्ठा कीजिए। वो बच्चों को इकट्ठा करते हैं और मैं बच्चों से अपील करता हूं कि आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, उनको बताता हूं। बच्चे इकट्ठा सामान करते हैं, अपने पुराने नए जूते कपड़े लत्ते वो इकट्ठा करके मुझे देते हैं, और उन्हें मैं वहाँ से लेकर झुग्गियों में, भट्ठों पर, जहाँ बाहर से आई हुई लेबर के बच्चे होते हैं, वो बहुत गरीब होते हैं, उन्हें वो कपड़े और वो जूते, जर्सी, शाल जो मेरे से होता है, जहाँ मुझे कलेक्ट करके मिलता है, पहले एक दिन उसको कलेक्ट करता हूँ, अगले दिन 2 भट्ठों पे 3 भट्ठों पे जाता हूँ और मैं बच्चों में बांटता हूँ। सुनील के इस काम की तारीफ विदेशों तक हो रही है, साथ ही इससे बदल रही है हमारी पुलिस की छवि। विदेशों से फोन आते, पाकिस्तान से भी मेरे पास एक बार कॉल आई थी कि आप ऐसा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और पुलिस की छवि सुधार रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं हम पुलिस पे विश्वास नहीं करते, आपको सैल्यूट करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पुलिस के प्रति लोगों का सुनने में ऐसा मिलता है। यही नहीं, सुनील प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेरोजगार युवाओं की ठहरने और खाने पीने में मदद करते हैं। इसमें वो अपने दोस्तों का सहयोग भी लेते हैं, ताकि किसी बेरोजगार को नौकरी ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उनका रहने का और खाने का यहाँ प्रबंध किया जाए। रात को आएंगे तो उनका रुकने का और उनका खाने का हम कर सकते हैं मिलजुल के। तो मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो इसके लिए मैंने एक ही कोशिश की थी। जैसे मेरे मित्र हैं फरीदाबाद में, पलवल में हैं, कैथल वाले पलवल गए, तो अपने सर्कल के हिसाब से फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली थी कि क्यों ना जो भाई रुकने की किसी को दिक्कत है या खाने की दिक्कत, वो मेरे पास मैसेज या फ़ोन करे। तो इस प्रकार मेरे पास 1000 के करीब फ़ोन आए थे और मैंने 700-800 लड़कों का रुकने का डी ग्रुप के टाइम भी किया और पुलिस के पेपर के टाइम भी किया। कोई पलवल से आया, उसको कैथल रोका, कोई कैथल वाला पलवल, एक दूसरे के संपर्क में रह के हम इन बेरोजगार युवाओं का रुकने का तो कर ही सकते हैं, और मैं उसमें काफ़ी हद तक सफल रहा। कभी घायलों को अस्पताल पहुंचाना, तो कभी पराली जलाने के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। सुनील हर वक्त खुद को समाज सेवा से जोड़े रखते हैं। सुनील संधू को तिरंगा मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो 100 से ज्यादा तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देशभक्ति की भावना में रंग चुके हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो क्या लगा इस रिपोर्ट को देखकर? जो सोच पुलिस के लिए है, उसे कुछ पुलिसकर्मी बदलने की कवायद में है, और सभी पुलिसकर्मी बुरे नहीं। बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे भी जो अपने काम को पूरी तत्परता के साथ निभाते हैं, और सुनील उन्हीं में से एक जो समाज के लिए और बाकी पुलिसकर्मियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। न्यूज़ 18 में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।